हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेशली फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने डेफिनेशंस दिए, लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में बताया, उनके बहुत सारे डेफिनेशंस एग्जांपल्स दिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। Let f from D contained in C to C be a complex function and let Z naught belongs to D, then f is said to be continuous at Z naught if one of the following conditions hold. If Z naught belongs to D excepting D dash, then obviously continuous. If Z naught belongs to D dash, then limit Z tends to Z naught f of Z equal to f of Z naught. फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर बताई गई है। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम कहाँ पर चेक करते हैं? वी चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ डोमेन। क्लियर है? डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डोमेन के पॉइंट पे चेक करते हैं। तो डोमेन से मैंने एक पॉइंट उठाया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, डोमेन का पॉइंट उठाया, डी यहाँ पर डोमेन है ना भाई, तो जेड नॉट। अब इस जेड नॉट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करना है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, दोनों में से कोई भी एक होल्ड होना चाहिए। मतलब हो सकता है जेड नॉट डी एक्सेप्टिंग डी डेस ऑफ डी डेस क्या है? डिराइव्ड सेट है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ डी। तो डी से डी डेस को हटा देंगे। किसी भी सेट के अंदर दो ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, ठीक, एक होता है लिमिट पॉइंट, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट्स को हटा दिया जा रहा है तो बचा क्या? आइसोलेटेड ना। मतलब इफ़ जेड नॉट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट देन ऑब्वियसली कंटिन्यूस, वहाँ पे चेक नहीं करना होता है। ये जो डेफिनेशन है ये रियल लाइन के लिए भी लागू होता है, ये जो है अप्लाई होता है R2 के लिए भी, R3 के लिए भी, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो क्लियर है? इफ़ जेड नॉट इज़ आइसोलेटेड पॉइंट देन ऑब्वियसली हियर वी नो चेक। अगर जेड नॉट डी डेस से आ रहा है, जेड नॉट अगर लिमिट पॉइंट के फॉर्मेट में है, देखिए डोमेन का ही पॉइंट है ना भाई, अगर वो डोमेन का पॉइंट है बट लिमिट पॉइंट के फॉर्मेट में है, तब हम उसकी लिमिट चेक करेंगे। जो भी लिमिट आएगा फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, जेड नॉट के ही फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। दैट इज लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। क्लियर? तो ये चीज़ होता है। जनरली हम ये वाला कंडीशन ही देखेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा, देख के समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा मैंने, नोट करके, हो सकता है आप डायरेक्ट देख के भी आप समझ लें। जैसे यू और वी दोनों अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर यू और यू का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एफ ऑफ जेड। ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान रखिए। ये जो जेड नॉट को मैंने लिया हो एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट के फॉर्मेट में मैंने लिया। क्लियर? तो यू प्लस आई वी इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट। क्लियर है? अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कब कैसे लागू करेंगे। पहले हम डेफिनेशन का एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए, मैंने लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर जीरो, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। हमें चेक करना है जीरो पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, पहले वो देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी। अब बोलेंगे आप जीरो को आपने कैसे जाना है कि लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट है, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन पूरा सी है। अब सी के अंदर एवरी पॉइंट ऑफ सी इज लिमिट पॉइंट, सीधी सी बात है। ओके, तो सी के अंदर जितने पॉइंट सबके सब लिमिट पॉइंट है, तो जीरो भी लिमिट पॉइंट हुआ। तो जीरो पर मुझे चेक करना है एट ज़ीरो। तो ज़ीरो पर लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं? एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शन वैल्यू देखा जाता है। तो ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर आपको पता है, अगर मैं सीक्वेंस उठाऊँ 1/n जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा, आई अपॉन एन लूँ, ये भी जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा। बट एफ ऑफ 1/n अगर मैं देखूँ तो ये होगा ई टू दी पावर, है ना, एफ ऑफ 1/n क्या एक्चुअली? एफ ऑफ ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर वन, ई टू दी पावर ये माइनस 1/z स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, जिस केस पे मैं बात कर रहा हूँ। अब ये हो गया टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। और कंडीशंस को आप देख लीजिए, एफ ऑफ आई बाई एन, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1/i/n का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? आई स्क्वायर होता है -1, इसका मतलब -1/n का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, ये होगा इन्फिनिटी की हो जाएगा। ये L1 और ये L2 दोनों अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट। जो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके बारे में बताया भी था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को, बिल्कुल आप देखिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो
फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस होगा? क्लियर? तो ये चीज़ है। अगर e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर तो डायरेक्टली आप लिमिट देखेंगे, है ना, जो लिमिट है, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ z, ये डायरेक्टली लिमिट z टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर, ये 0 आएगा। लेकिन ये हुआ। अब फंक्शन वैल्यू की बात आती है। फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आपने 0 दे दिया, अब कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ होता है ना, z टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 0, सॉरी 1 होगा, इक्वल नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है ना, सॉरी। तो ये चीज़ है, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर, ये आएगा 1, बट फंक्शन वैल्यू तो 0 है, इसलिए कॉन्टिन्यूस है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर हुआ? और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ये सेकंड था, अब हम दे रहे हैं थर्ड एग्जांपल। एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड और 0, जेड नॉट इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। ठीक, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 साइन जेड अपॉन जेड, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। ये पता है z टेंड्स टू 0 करेंगे तो साइन 0/0 आएगा, 0/0 आएगा। 0/0 का मतलब क्या होता है? टेल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जब लगाते हैं तो z के लिए है, तो ऊपर और नीचे क्या होगा? z और के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो साइन का हो जाएगा cos z, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा cos 0, ये हो गया 1। फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है। क्या है फंक्शन वैल्यू? 0। इट इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट, इट इज़ मतलब देयर लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लिमिट की एग्जिस्टेंस हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद फंक्शन वैल्यू को देना हमारे हाथ में है। यहाँ से ये पता चला होगा कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूस को मैं हटा पाऊँगा। अगर फंक्शन वैल्यू को मैं 1 दे दूँ, अब ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? ये 4th नंबर का एग्जाम्पल हो गया। साइन जेड अपॉन जेड 1, जेड नॉन 0, जेड इक्वल टू 0, लिमिट आता है 1, फंक्शन वैल्यू के इक्वल। साइन जेड अपॉन जेड की खास बात है कि ये डिफरेंशिएबल भी होता है, आएंगे देखेंगे। तो क्लियर हुआ? ऐसे पॉलिनोमियल्स आप चेक कर लीजिए, पॉलिनोमियल्स हमें से डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मेट में अगर हम दें एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस आई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर u क्या है? x प्लस वाई है, v क्या है? x माइनस वाई। u हो गया पॉलिनोमियल, v हो गया पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, जस्ट नोट करके लिखाया था मैं। ओके, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। टेक्निक क्लियर? तो जब भी एक्स वाई के फॉर्मेट में आपको दिया हो तो आप सबसे अच्छा तरीके इनकी कॉन्टिन्यूटी देख लीजिए, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कन्फर्म ना? तो ये चीज़ होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स में लिख देता हूँ ताकि वो चीज़ें क्लियर है, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे ही, वो भी एवरीवेयर। तो देखिए इसको आप स्टैंडर्ड एग्जांपल्स करके नोट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, तो सबसे पहले एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ कॉन्टिन्यूस का मतलब है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। एवरी पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल इन z। ओके, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस इन C। यहाँ इसका मतलब है दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस nz पावर n, इसमें से ai बिलोंग्स टू C, इज कॉन्टिन्यूस इन C, ये बोला जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज कॉन्टिन्यूस इन C, एफ ऑफ जेड इक्वल टू cos z इज कॉन्टिन्यूस इन C, एफ ऑफ जेड इक्वल टू a टू द पावर z a0 इक्वल टू 0। ओके, और 0 <a <1 इज कॉन्टिन्यूस इन C। इसका एग्जांपल अब ले सकते हैं e टू द पावर z,
2 to the power z, 3 to the power z, ओके। इसी तरीके से f ऑफ z इक्वल टू a to the power z, a नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 इस कॉन्टिन्यूस इन सी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हाफ पावर z e टू द पावर माइनस z, e टू द पावर माइनस z का मतलब क्या है 1 बाई टू द पावर z। तो ये सब इसके कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जितने भी ये सभी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, इनका कॉम्बिनेशंस भी होगा, इनका सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा। अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी लिख देता हूँ। तो ये इतना क्लियर, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन सी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन सी, एवरी और साइन इज जेड इज कॉन्टिन्यूअस इन सी, कॉस जेड इन कॉन्टिन्यूअस इन सी, ए टू दी पावर जेड ए नॉट इक्वल टू 0, 0 लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस इन सी, ए टू दी पावर जेड ए नॉट इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन कॉन्टिन्यूअस इन सी। क्लियर। इनका कॉम्बिनेशंस चाहे सम करो, डिफरेंस करो, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करो, इनका प्रोडक्ट करो, ऑल आर कॉन्टिन्यूअस इन सी। कन्फर्म। तो इस पर एक कॉन्सेप्ट आया अलजेब्रा का। तो ये सब स्टैंडर्ड याद रहता है तो फ़ायदा क्या होता है, आप कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं तो वहाँ एक एक को चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट जब याद रहता है तो आपका एक्यूरेसी तो आपका हो गई, टाइम भी बचता है, स्पीड भी आपके है ना बढ़ जाती है। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले रहा हूँ ताकि अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ट्रू है मतलब फिर आप आगे के लिए भी समझ पाएंगे। तो मैंने ले लिया लेट f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट z नॉट belongs to C, then f plus g, f minus g, f सी एफ, जहाँ पर C belongs to C है, ओके। और फिर f डॉट जी, f अपॉन जी। अच्छा ये जो अपॉन करके जब लिखते हैं तो यहाँ प्रोवाइडेड रहता है इज कॉन्टिन्यूअस एट z नॉट। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी प्रोवाइडेड क्या रहेगा, प्रोवाइडेड g ऑफ, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो g ऑफ z नॉट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये चीज़ें होती है ना, इन्हें हमें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक। और ये भी आपका मॉड ऑफ f एंड मॉड ऑफ g। तो ये हुआ अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f एंड g और कॉन्टिन्यूअस एट z नॉट बिलोंग्स टू c, देन f प्लस g। अब z नॉट डोमेन में होगा, f की डोमेन और g के डोमेन के अंदर एक पॉइंट मैंने लिया z नॉट, ऑब्वियस है z नॉट दोनों के डोमेन में होंगे। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि दो फंक्शन किसी एक ही पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, स्केलर मल्टीपल, इसका मतलब कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, दोनों का प्रोडक्ट भी होगा, दोनों का डिवीज़न यानी कोशेंट भी होगा, लेकिन प्रोवाइडेड है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो उस पॉइंट पर, और दोनों का मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब जितने भी एग्जांपल्स में लिया सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। कॉन्टिन्यूटी इन्फिनिटी पर हम कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, कॉन्टिन्यूटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप जब इन्फिनिटी पे चेक करते हैं तो फंक्शन को रिसिप्रोकल कर लीजिए, जहाँ z है वहाँ 1/z कर लीजिए और फिर 0 पर चेक कीजिए। तो डेफिनेशन ये होगा, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी continuous at z equal to infinity if f of 1 by z is continuous at z equals to 0। जैसे कोई एग्जांपल दिया है, ये हमारे एग्जांपल है। अब इसको z इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करना है तो फंक्शन को आप रिसिप्रोकल कीजिए तो क्या मिलता है, जेड स्क्वायर। ये कॉन्टिन्यूस है 0 पर, इस वजह से ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है इन्फिनिटी पर। क्लियर हुआ। तो जब भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इन्फिनिटी पे चेक की जाती है, फंक्शन में z को 1/z के फॉर्मेट में लिखिए और उसको देखिए क्या 0 पर वो कॉन्टिन्यूस है। अगर 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो दिया गया जो फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हम बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, है ना। तो इसका डेफिनेशन, लेट
f from d is contained in C to C be a complex function and let z naught belongs to d इंटीरियर. ओके, इंटीरियर पॉइंट पे चेक करते हैं डोमेन के. देन f is said to be differentiable at z naught if for every epsilon is greater than 0 there exists if जो सिंपल हम डिफाइन करके बता सकते हैं, इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट एग्जिस्ट्स. ओके, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन h एग्जिस्ट्स. यहाँ h का मतलब होगा h1 प्लस IH2. z नॉट तो पता ही है, x नॉट प्लस IY नॉट के फॉर्मेट में होगा. ओके, तो ये बना डेफिनेशन है ना. इसका एग्जांपल्स मैं दूंगा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल आप पहले डेफिनेशन क्लियर कीजिए. मैंने एक बार और मैं बात क्लियर कर दूं कि वी चेक लिमिट ऑफ एनी फंक्शन एट द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ डोमेन एंड वी चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन. क्लियर, वही यहाँ पर हम कर रहे हैं. डोमेन के ये हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन उठाया, हमने डोमेन का इंटीरियर पॉइंट लिया. इस पॉइंट पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कहलाएगा यदि मैं अगर इस फॉर्मेट में डिफाइन करूँ f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, ये जो है एग्जिस्ट करना चाहिए. या फिर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन h एग्जिस्ट होना चाहिए, ओनली एग्जिस्ट करना चाहिए. तो सिंपल ट्रिक प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ. कोई भी फंक्शन आपको दे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो पहले देखो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं. अब इंटीरियर पॉइंट हो गया, अब तुरंत उस फंक्शन को इस फॉर्मेट में डिफाइन करो और कोई नया नाम दे सकते हो आप. फिर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बस वो देख लीजिए. एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी लिमिट डिफरेंशिएबल है फंक्शन. क्लियर, जैसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा. मैंने एग्जाम्पल लिया f ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z. ऑब्वियस है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका डोमेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है. और हम चेक कर रहे हैं z इक्वल टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं. 0 इंटीरियर पॉइंट होगा ना. कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पर आप एक नेबरहुड तैयार कर सकते हो और डोमेन के अंदर ही जाएगा. और नेबरहुड का मतलब डिस्क. इसका मतलब क्या हुआ, एवरी पॉइंट ऑफ सी इज इंटीरियर पॉइंट. सी ओपन होता है, ओपन होने का मतलब क्या होता है, ईच पॉइंट ऑफ सी इज इंटीरियर पॉइंट. तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो कोई भी आप पॉइंट यहाँ से उठा सकते हैं. तो मैंने पॉइंट उठाया z इक्वल टू 0, 0 इज इंटीरियर पॉइंट हो गया. अब डिफाइन करना है आपको f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट. क्या है आपका, ये z नॉट एक्चुअली क्या है 0 अपॉन z माइनस 0. इसको आपको देना है, कोई नया नाम दे सकते हो, f ऑफ z. ठीक, तो ये मिल गया f ऑफ z माइनस f ऑफ z क्या हो गया, मॉड ऑफ z माइनस f ऑफ 0 मतलब मॉड ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0. इसका मतलब मॉड ऑफ z अपॉन z. ये फंक्शन आपका क्या है, मॉड ऑफ z. मतलब ये हुआ फाई ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z अपॉन z. आप केवल इतना देख लीजिए z इक्वल टू 0 पर इनका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं. z इक्वल टू 0 पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट किया, मतलब इनकी लिमिट एग्जिस्ट किया. इसका मतलब इनकी लिमिट एग्जिस्ट किया, मतलब f ऑफ z क्या हो गया, z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल हो गया. और नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो फिर नाउ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट फाई ऑफ z इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नॉट मॉड ऑफ z अपॉन z. ओके, जब भी z बार मॉड ऑफ z अपॉन में इस फॉर्मेट में आता है तो आप सीक्वेंस अप्रोच जरूर कीजिए. दो कोई भी सीक्वेंस उठाइए 0 की ओर कन्वर्ज करने वाले, क्योंकि 0 पर आप चेक कर रहे हो. ओके, तो मैंने लिया 1 अपॉन n, कन्वर्ज कर रहा है 0 की ओर. ओके, और एक ले लेते हैं माइनस, एक ले लेते हैं i अपॉन n जो कन्वर्ज कर रहा है 0 की ओर. ठीक, और इमेज देखते हैं f ऑफ 1 अपॉन n क्या आएगा,
1 अपॉन एन का बार अपॉन 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन अपॉन 1 अपॉन एन यानी कि 1। एफ ऑफ आई अपॉन एन देखते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई अपॉन एन, आई अपॉन एन। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई अपॉन मॉड ऑफ एन, ठीक है, अपॉन आई अपॉन एन। अभी मॉड ऑफ आई क्या होता है 1 और मॉड ऑफ एन एन, तो फिर से क्या मिला, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन इंटू आई अपॉन एन, सॉरी एन अपॉन आई, दिस इंटू ये हो जाएगा एन अपॉन आई, एन एन कैंसिल 1 अपॉन आई। 1 अपॉन आई का मतलब तो समझते ही है माइनस आई। हमने क्या देखा, एफ ऑफ 1 अपॉन एन कॉन्वर्जेस टू 1, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ आई अपॉन एन कॉन्वर्जेस टू माइनस आई। L1 L2 बोथ आर इनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, है ना, सॉरी ये फाई नहीं, एफ नहीं फाई है, एफ नहीं है फाई, बाय मिस्टेक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हैंस एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। क्लियर, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0, है ना, 0 पर। तो आप कैसे इसको ऑब्जर्व किए, क्लियर हुआ। सीक्वेंस अप्रोच का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने क्या किया, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। एक और एग्जांपल लूँगा ताकि समझ आए। ये आपको फंक्शन दिया था, तुरंत आपने एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड माइनस 0 जिस पॉइंट पे चेक करना है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लीजिए। फिर इस फंक्शन की केवल लिमिट देखिए। डाउट कैसे मैं समझ गया कि डाउट है, जहाँ जेड बार अपॉन जेड उसका स्क्वायर बार मॉड इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो थोड़ा डाउटेबल कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। तो मैंने 0 पर देखा और देखा कि मैंने इसके जो इमेजेस 0 की ओर कन्वर्ज करने वाला 2 नॉन कांस्टेंट सीक्वेंसेस है, लेकिन इमेजेस तो अलग अलग जा रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया जेड स्क्वायर, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड नॉट इक्वल टू 0, सेम वही प्रोसीजर, ये हो गया जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर और अपॉन जेड, तो यहाँ मिलेगा जेड, ठीक। अब फाई ऑफ जेड इक्वल टू जेड इज पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस जेड इज पॉलिनोमियल एंड सो देयरफॉर जेड इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, तो 0 पर भी होगा। 0 पर कॉन्टिन्यूअस मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इनकी लिमिट एग्जिस्ट किया। इसका मतलब देयरफॉर ये जो दिया गया फंक्शन है एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट 0। कन्फर्म हुआ, ये फंक्शन दिया था जेड स्क्वायर डिफाइन किए, मिल गया जेड, जेड इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, आपको रिजल्ट दिखाया भी था। और फिर वहाँ से पता चल गया जेड की इसकी जो लिमिट है 0 पर एग्जिस्ट करेगा, इमेज मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट 0। कन्फर्म हुआ। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स का रोल क्या है आपको पता है, एक्यूरेसी आप उस पर देना है और स्पीड आपको बढ़ाता है, आपको पता है, उस साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, और आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सभी के सभी डिफरेंशिएबल होते हैं, वो भी एवरीवेयर। इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसका मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ डायरेक्ट। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी यानी कि कांस्टेंट इज डिफरेंशिएबल इन सी। एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस एन वन प्लस ए एन जेड पावर एन, और ये ए आई बिलोंग्स टू सी है, इज डिफरेंशिएबल इन सी। एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू
एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए टू दी पावर जेड ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 लेस देन ए लेस देन 1। इसी तरीके से एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए पावर जेड है ना, ए टू दी पावर जेड ए नॉट इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन। इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, उसमें आई थिंक ए ग्रेटर देन 0 बस मैंने लिख दिया था, सो ये मेरे मिस्टेक था, ए ग्रेटर देन 1 है वो, है ना, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो ये सिचुएशन है। ओके, ये सब के सब क्या है, डिफरेंशिएबल। तो एक चीज़ मैं बता दूं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन सी, every polynomial function is differentiable in C, sin z is differentiable in C, cos z is differentiable in C, exponential functions is differentiable in C। इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इसका स्केलर मल्टीपल और डिवीज़न देखेंगे तो नीचे ज़ीरो ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना है। सब के सब अंदर डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। अच्छा, ये तो क्लियर आपको हो गया होगा। एक चीज़ आप अलग से नोट कीजिए, मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी करके मैंने लिखाया था A to Z कॉपी होगा, बस वहाँ कॉन्टिन्यूटी की जगह आप डिफरेंशिएबिलिटी लिखिएगा और जो भी पॉइंट लेंगे वो इंटीरियर पॉइंट होगा उस समय। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।